उत्तर भारत का विशाल मैदान। भारत के भूगोलिक प्रदेशों में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, जो मैदान होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। जो नदियाँ होती हैं वो अपने अवसाद के जमाव से इनका निर्माण करती हैं। अब बात आती है इनका निर्माण जो है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में और नियोजोइक एरा में हुआ था। तो मैदानों के निर्माण में जो योगदान होता है वो किसका होता है? नदियों का। और ये जो उत्तरी भारत का मैदान है वो मुख्यतया कौन कौन सी नदियों के निक्षेप से बना है? देखिए, एक है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो मेनली इन्हीं के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। आकार की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए ये पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक। और औसत चौड़ाई की बात करें तो आप 150 से 300 किलोमीटर की रेंज में इसे मान सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये विस्तृत है। और यदि इसकी क्षेत्रफल के बारे में हम इसका अनुमान करना चाहें कि ये कितना बड़ा फैला हुआ है, तो ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पर ध्यान रहे, ऐसे आंकड़े एग्जाम में जो है नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं जिससे ये मैदान बनता है, ये होता क्या है? जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है उसे ही जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए, इसे दो तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। पहला है संरचना या बनावट की दृष्टि से और दूसरा है भौतिक दृष्टि से। संरचना या बनावट की दृष्टि से ये टोटल 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव निक्षेप से ये बना है, जलोढ़ निक्षेप से बना है। तो सबसे पहला पार्ट होगा इसका सिंधु द्वारा निर्मित, सिंधु द्वारा निर्मित मैदान। दूसरा होगा गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान, गंगा द्वारा निर्मित। और थर्ड होता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित। बात करें भौतिक दृष्टि से इसके विभाजन की, तो ये टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये 4 भाग कौन से हैं? फर्स्ट है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर और चौथा है बांगर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जो क्षेत्र होता है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। देन हम चलते हैं यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक, इसके नीचे नीचे जो है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है। और ये जो इधर से जो साइड साइड का पोर्शन होता है ये पूरा तटीय भाग कहलाता है। ये पश्चिमी तटीय भाग कहलाता है और ये पूर्वी तटीय भाग कहलाता है। तो ऐसे में ये वाला जो भाग यहाँ पर बचा है लगभग ये कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। तो इतनी जगह पर ये जो उत्तर का विशाल मैदान है लगभग जो है वो फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक यह जो है मैदान है वो फैला हुआ है। लंबाई हमने देख ही ली है, यहाँ से यहाँ तक टोटल इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और एवरेज चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाती है 150 से लेकर के 300 तक, ये जो चौड़ाई की बात होती है। अब हम शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन भौतिक दृष्टि से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये 4 भागों में विभाजित है, भाबर, खादर, तराई और बांगर। भाबर का मैदान, इसका जो विस्तार है वो कैसे है? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसका विस्तार है। इन मैदानों की चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई वाले होते हैं। यहाँ पर जो छोटी नदियाँ होती हैं वो अदृश्य हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। छोटी नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसकी संरंध्रता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, पोरोसिटी बहुत अधिक होती है। इससे क्या होता है, जो पानी होता है उसको वो बहुत जल्दी सोख लेती है
और इसी कारण यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जो है वो अदृश्य हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर केवल बड़ी नदियाँ ही बह पाती हैं। तो इस प्रकार दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कृषि नहीं की जा सकती है। कृषि के लिए ये जो मृदा होती है यहाँ की भाबर के मैदानों की, ये उपयुक्त नहीं होती है। नंबर 3, यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर लंबी लंबी घास उगती है और वो जो घास होती है उनका उपयोग कागज और रस्सी बनाने के लिए यहाँ पर जनरली किया जाता है। इस वनस्पति से क्या बनती है? कागज और रस्सी। तो जिस प्रकार जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये भाबर वाला क्षेत्र है। अब ये भाबर वाले क्षेत्र में ये जो नदी थी ये क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। अब ये आगे जा कर के कहाँ पे मिलेगी? तराई के मैदान में वापस से वहाँ पे प्रकट होती है। जो तराई के मैदान है, ये जो विलुप्त हुई नदियाँ हैं ये वापस से वहाँ पे दिखाई देने लगती हैं। कहाँ पर? तराई वाले क्षेत्र में। तो अब हम पढ़ेंगे तराई का मैदान। तो हमने अभी पढ़ा था भाबर। भाबर का जो मैदान था कुछ इस तरीके से पश्चिम की पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे जो नदियाँ थी वो विलुप्त हो चुकी थी। और तराई का जो मैदान होता है वो थोड़ा दलदलीय भाग होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? पानी की अधिकता होती है। तो ये जो दलदल होता है यहीं पर स्थित होते हैं तराई के मैदान। तो इसमें नंबर 1 बात ये होती है कि ये जो तराई के मैदान होते हैं वो दलदली भाग होते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो पुनः प्रकट होने लगती हैं, वापस से दिखाई देने लगती हैं, जो कि कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं? भाबर में। नंबर 3, यहाँ पर कृषि की जाती है। बिल्कुल जो भाबर क्षेत्र था वो कृषि के लिए अनुपयुक्त था, जबकि तराई का जो मैदान है वो कृषि के लिए उपयुक्त है और यहाँ पे कई प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे कि गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन, सब्जियां, कई प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है। एक स्पेशलिटी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और घने जंगलों के कारण यहाँ पर वन्य जीव भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो भाबर के जो मैदान थे उनकी चौड़ाई थी लगभग 10 से 15 किलोमीटर और यहाँ पर जो तराई का मैदान है उनकी चौड़ाई होती है 15 से 30 किलोमीटर के लगभग, यानी कि ये ज़्यादा चौड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खादर मैदान। ये हमने पढ़ा था भाबर, उसके बाद हमने पढ़े थे तराई के मैदान, कुछ इस तरीके से स्थित था। अब उसके बाद में आएगा खादर। इस जगह पे कुछ स्थित होते हैं खादर के मैदान। खादर के जो मैदान होते हैं वो नवीन जलोढ़ के जमा होने से बनते हैं, यानी कि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये जो मैदान है ये नदियों के तल के बराबर होते हैं। अब चूंकि ये नदियों के तल के बराबर होते हैं तो यहाँ पर हर समय बाढ़ वाला वातावरण बना रहता है, तो यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है। इन्हीं खादर के मैदानों को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इन्हें बेट बोला जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसके नज़दीकी भागों में इसे खादर कहते हैं। यहाँ पर फसलों में बात करें, कृषि में बात करें तो स्पेशली रबी की जो फसलें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम लास्ट वन देखेंगे, बांगड़ का मैदान। एक बार ऐसे चित्र की सहायता से हम समझें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था भाबर का मैदान। भाबर के मैदानों के बाद में यहाँ पर आता है दलदली भाग, नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसके बराबर खादर। ठीक है, खादर के बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बांगर। ये बांगर जो होता है थोड़ा सा ऊपरी भाग होता है। तो ये जो बांगड़ होता है ऊंचा भाग होने के कारण यहाँ पर नदियों का बाढ़ का जल जो है वो नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जैसा कि हमने खादर में देखा था कि नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बागर में जो है पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उन्हें रेह और भूड़ के नाम से जाना जाता है। रेह व भूड़। भूड़ कहाँ विकसित हुआ है? जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होता है वहाँ पर ऊपरी सतह पर विकसित हुआ है। और जो रेह होती है वो सिंचाई के वक्त एक सफ़ेद परत सी जम जाती है, तो उस सफ़ेद परत को ही रेह कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बांगर और खादर में
अपने आप में एक बहुत ही अलग अलग बातें हैं, डिफरेंस है, तो इनके बारे में अंतर जानना जरूरी हो जाता है। बांगर और खादर। तो देखिए बांगर क्षेत्र जो है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है, जबकि खादर जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में बांगर को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। पंजाब में बांगर को बेट कहा जाता है, जबकि खादर को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से देखते हैं खादर और बांगर। तो खादर में क्या होता है? एक्चुअल में खादर में ज़्यादा कृषि की जाती है और बांगर में कृषि नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ आप कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक भी है हमारे पास। देखिए खादर में खाद वर्ड आ रहा है, तो जहाँ पर खाद होती है वहाँ पर तो कृषि अच्छी होती है, तो खादर में कृषि अच्छी होती है खादर वाले मैदानों में, और बांगर वाले मैदानों में कृषि नहीं हो पाती है, उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, अब पंजाब में बात करें तो खादर को पंजाब में बोला जाता है बेट, जबकि बांगर को बोला जाता है धाया। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिवर्ष क्या होता है? खादर के मैदानों में बाढ़ तो आती ही आती है, बाढ़ का पानी तो पहुंचता ही पहुंचता है, जबकि बांगर में बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तल होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ पर मिट्टी में क्या अंतर है। तो हमने देखा था कि खादर के अंदर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बांगर में कौन सी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखिए खादर के अंदर मुख्यतया जो किससे बना हुआ है खादर, ये चीका मिट्टी से बना हुआ है। कौन सी मिट्टी से? चीका मिट्टी। जबकि बांगर के जो मैदान होते हैं यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं, और वो भी कैसे? चूना युक्त कंकड़। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो खादर में चूंकि खाद वर्ड आ रहा है तो खाद से यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, बांगर में कृषि उपयोगी नहीं होती है। पंजाब में खादर को बेट बोला जाता है, जबकि बांगर को धाया बोला जाता है। खादर, ठीक है, खादर के मैदानों में हर वर्ष जो है यहाँ पे बाढ़ आती है, जबकि बांगर में कोई बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर तल जो है वो ऊंचा होता है। नेक्स्ट, चूंकि बाढ़ आती है तो हर बार नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी के आने से क्या होगा? नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जबकि बांगर में पुरानी ही पाई जाती है। नेक्स्ट, खादर में चीका मिट्टी होती है, ठीक है, और बांगर में क्या होता है? कंकड़ जो होते हैं वो भी चूना युक्त प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा भौतिक दृष्टि से उत्तरी भारत के विशाल मैदान का विभाजन। अब हम पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि से। आपने दोआब वर्ड सुना होगा। दोआब का मतलब होता है दो आब, यानी कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे संरचना या बनावट की दृष्टि से। तो सबसे पहला आता है सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान, और इन्हें हम पंजाब हरियाणा का मैदान भी कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान। यहाँ की मुख्य विशेषताओं में चलें तो प्रमुख स्थलाकृति जो है यहाँ पर वो कौन सी है? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों द्वारा जो है ये मैदान बने हैं? तो यहाँ पर नदियाँ आती हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये जो 5 नदियाँ हैं इनके द्वारा बने हुए मैदान को कहा जाता है पंजाब का मैदान। अब आपने सुनी होगी कि हमारे भारत देश में विलुप्त हुई नदियां हैं, जैसे सरस्वती है, दृष्टवती नदियां हैं, ये पहले इसी मैदान में पाई जाती थी। किसमें? पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसी में पहले प्रवाहित होती थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है? ये समय समय के साथ जो है विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गंगा का मैदान। गंगा का मैदान किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो देखिए ये फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में, और तीसरा है बिहार। कहाँ फैला हुआ है? इन तीनों स्टेट्स में मुख्यतः ये फैला हुआ है। और जैसा कि गंगा का मैदान है तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी। और बाकी इसकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर, जैसे यमुना है, सोन है, घाघरा है, गंडक है, ये इसकी सहायक नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। तो गंगा मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक बात करें, इम्पोर्टेंट क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनका डेल्टा है। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का एक डेल्टा है। ये डेल्टा क्यों फेमस है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहीं पर स्थित है। तो गंगा का जो मैदान है उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन सा? एक तो होता है ऊपरी, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है निम्न। तो इस मैदान को इस प्रकार से 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो गंगा का ऊपरी मैदान है, यहाँ पर मुख्यतया गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, मक्का इत्यादि की खेती की जाती है। मुख्यतया ये जो ऊपरी भाग है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गंगा का। ठीक है। और अब हम देखते हैं मध्य गंगा के बारे में। तो जो मध्य गंगा है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी फैला हुआ है। कहाँ पर? बिहार में। अब देखिए यहाँ पे मध्य गंगा का जो मैदान है यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, अक्सर बाढ़ आ जाती है। किसके कारण? कोसी नदी के कारण। ठीक है। अब क्या होता है, जो नदियों का प्रवाह मार्ग होता है वो बार बार चेंज होता है। नदियों के प्रवाह मार्ग के बार बार चेंज होने से जो है वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और इसी कारण यहाँ पर जो कोसी नदी है उसको लोग बहुत ही कोसते हैं। यहाँ पर कौन सा स्थलाकृति है? तो आप खादर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहती है? हर समय बाढ़ की अधिकता रहती है। निम्न गंगा का जो मैदान है वो पटना के साथ साथ कहाँ पर फैला हुआ है? दार्जिलिंग में फैला हुआ है। दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपाद में और साथ ही बंगाल की खाड़ी तक यह पहुँच जाता है। इस प्रदेश की खास विशेषता क्या है? जो ये निम्न गंगा का मैदान है यहाँ पर सुंदर वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदर वन। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा के मैदान में, और वो भी निम्न वाले भाग में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र का जो संपूर्ण मैदान है वो पूरा का पूरा असम में ही विस्तृत है। इसी कारण से इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है ब्रह्मपुत्र का मैदान है, अतः यहाँ पर कौन सी नदी मुख्य है? ब्रह्मपुत्र की नदी और उसकी सहायक नदियाँ। देखिए यहाँ पर एक और विशेषता है कि एक इम्पोर्टेंट नदी द्वीप पाया जाता है। अब ये नदी द्वीप बनते कैसे हैं? जैसे कोई भी नदी की धारा होती है तो वो क्या होती है? एक ही धारा अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है, तो इससे बनता है नदी द्वीप। तो यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में माजुली द्वीप। और कहाँ पर पड़ता है? कौन से स्टेट में? असम में। ये समाप्त होता है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान।